हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मोटी पर। हम अपनी नॉवल जो हमने स्टार्ट कर रखी है टेल मी अ स्टोरी बाय रविंद्र सिंह, उसका नेक्स्ट चैप्टर आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है दैट गर्ल। और ये जो दैट गर्ल स्टोरी है ये हमें दी है यामिनी पुस्तकें भलराव जी ने दी है हमें ये। तो देखते हैं इस स्टोरी में होता क्या है। शुरुआत इस स्टोरी की ऐसे होती है फ्रेंड्स कि जो राइटर है इस स्टोरी की वो कहते हैं कि मुझे उसका नाम नहीं पता, ना मुझे ये पता है कि वो कैसी दिखती थी, कैसी दिखती है, मुझे उसका फेस मतलब कैसा था, कैसी थी, कुछ नहीं पता मुझे। मुझे अच्छे से वो याद ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, मैंने उसके बारे में सबसे पहले एक गॉसिप में सुना था, उसके बारे में कुछ गॉसिप्स चल रही थी हम ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में, तो तब मैंने उसके बारे में सुना था। वो लड़की जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आई थी पढ़ने के लिए और बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से आई थी। एक टाउन से वो यहाँ पे कॉलेज में पढ़ने के लिए आई थी और वैसे ही 250 और लड़कियाँ थी जो यूं ही अपनी मिडिल क्लास फैमिली से किसी ना किसी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, जो पढ़ने के लिए कॉलेज में आई है अपने अपने शहरों से दूर और यहाँ हॉस्टल में रह रही है। मैं भी अपनी ग्रेजुएशन उसी कॉलेज से कर रही थी और मैं भी हॉस्टल में ही रह रही थी। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग कर रही थी। तो हमारा वहाँ पे जो पास टाइम था, बहुत एक फेवरेट जो टाइम होता है ना, बिना टेलीविज़न, बिना फ़ोन के जो हमारा पास टाइम था वो क्या था कि हम गॉसिप्स किया करते थे। अचार के साथ, घर में बना हुआ माँ का अचार, उसको खाते खाते, उसको चाटते चाटते एक दूसरे से बातें किया करते थे और गॉसिप्स किया करते थे। उनमें से कई तो थी सच, कुछ गॉसिप्स ऐसी थी जो बिल्कुल ट्रू थी, हाँ सच कहानियाँ थी, सच में ही ऐसा कुछ हुआ था। कुछ ऐसी थी जो हमने अपने माइंड से खुद ही बना के कुछ भी बोल दिया। और ये गॉसिप ऐसी थी जो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती थी, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में जाती थी और यूं ही पूरे हॉस्टल में फैल जाती थी। और ऐसे ही मैंने उस लड़की के बारे में सुना था। उस लड़की का नया नया एडमिशन हुआ था और उसने पहले से ही एक बॉयफ्रेंड बना रखा था। वो बाइक पे घूमा करती थी उस लड़के के साथ, उसके साथ डेट पे जाया करती थी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ी डिस्टर्ब्ड नज़र आती है, थोड़ी चिंता में नज़र आती है। और वो घूमने वाली लड़की, इधर उधर बाइक्स पे राइड करने वाली लड़की, हमें चोरी छुपे डिम लाइट में कॉरिडोर के कॉर्नर पे बैठी हुई रोती नज़र आ रही थी। अचानक से ऐसा क्या होता है कि उसको नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, डरावने सपने आने लग जाते हैं। फिर अचानक से मतलब मुझे उस लड़की का ख्याल आता है, जिस लड़की की अभी मैं बात कर रही हूँ, मुझे उस लड़की का ख्याल आता है। और उसके बारे में मुझे मेरी ही एक फ्रेंड ने बताया था। यहाँ पे राइटर है, वो बोलती है कि मुझे उस लड़की के बारे में, मैं उसको पर्सनली नहीं जानती थी, ना वो मेरी फ्रेंड थी, उसके बारे में मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि वो ना एक जो उसका बॉयफ्रेंड था उस लड़के के साथ चली जाती है और उसके साथ एक रात बिताती है, और वो जो लड़का है वो क्या करता है, उसकी वीडियो बना लेता है। ऐसे मैंने किस्से सुने तो थे बहुत खतरनाक, बहुत डरावने, पर ये एक ऐसा किस्सा था जो मेरे लिए बहुत नया था। आज से पहले मैंने कभी ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। हाँ, डरावने किस्से बहुत सुने और बहुत हुए भी कि जो लड़के हैं वो लड़कियों को टॉर्चर करने लग जाते हैं, उनके हॉस्टल्स के बाहर आके उनका नाम ले लेके चिल्लाते हैं, हुटिंग्स करते हैं। पर इससे ज़्यादा खतरनाक कुछ ऐसा मैंने बहुत ही पहली बार सुना था, जो बहुत ज़्यादा डरावना था। तो अब उस लड़की के लिए ना ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब किसी की ऐसे वीडियो बन जाए और वो बुरी तरीके से, मतलब कोई भी बेशर्मी की तरह उसको यूं ही वायरल कर दे, तो एक लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब ना जीने की रहती है वो, ना मरने की रहती है। तो हमने उसको रोते हुए देखा था। हमने उसके लोकल फ्रेंड्स जो थे, डॉक्टर, उसके गार्जियन, सबको कॉल किया, मतलब सबको इन्फॉर्म किया, बट कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था, उल्टा उससे सब कोसे जा रहे थे। और उसके ही सीनियर क्या कहते थे कि शुक्र है इसकी जगह पे हम नहीं थे, हम भगवान, हमें उसके लिए बुरा लग रहा है कि उसके साथ ये सब हुआ, लेकिन हम अब भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसकी जगह पे हम नहीं थे। ऐसी ऐसी बात करके अपना पल्ला झाड़ रहे थे, उसको कोई भी सिंपैथी नहीं दे रहा था बिल्कुल भी। तो मतलब ये आसान नहीं होता है कि अपना घर छोड़ के पहली बार एक नए शहर में अनजान लोगों के बीच में रहना, पेरेंट्स का कोई दबाव नहीं है, पेरेंट्स की कोई गाइडेंस नहीं है, पेरेंट्स से अलग रहना, अकेले रहना, घर में जो एक टाइट बजट था उस बजट को बिल्कुल भूल के अलग रहना, अकेले रहना, अपनी आज़ादी में रहना, ये आसान नहीं होता है। हर कोई नहीं मतलब मैनेज कर पाता इस चीज़ को।
अकेले जब हम घर से अलग अकेले निकलते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती है, बहुत सारी चीज़ें करने से हमारे पेरेंट्स हमें रोक देते हैं, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, एक ककून में रह जाते हैं हम। पर वो ककून जो पेरेंट्स की जो वो स्ट्रिक्टनेस होती है, जो उनकी रोक टोक होती है, वही एक हमारे लिए सेफ गार्ड होती है जो हमें बचा के रखती है। पर जब हम अकेले आ जाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे रह रहे हैं। हम उसी ककून को मेंटेन रख सकते हैं, पर वो हमारे ऊपर रहता है, हर कोई नहीं कर पाता है। अब कॉलेज में आते हैं अकेले रहने के लिए, रोमांस, हॉस्टल रोमांस में इन्वॉल्व हो जाते हैं स्टूडेंट्स। कुछ लड़के लड़की क्या करते हैं, सीरियस भी होते हैं अपनी रिलेशनशिप को लेके, वो शादी तक लेकर जाते हैं। वो बहुत ही अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आप पढ़ाई के साथ साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हो जिसमें ट्रस्ट है, सब कुछ है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, तो ये बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये हर एक रिलेशनशिप में नहीं देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ मतलब के लिए बने होते हैं, अपनी ही प्रायोरिटी के लिए बने होते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं जो अपना फ्री रिचार्ज करवाने के लिए, बाइक्स पे राइड करने के लिए, पार्टीज़ में जाने के लिए, जो एक टाइट बजट है जिसकी वजह से वो अपने जो ड्रीम्स हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, शॉपिंग्स एंड ऑल ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, उन ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए रिलेशनशिप में आते हैं। कुछ अपने सेक्सुअल नीड को पूरी करने के लिए आते हैं, कंजर्वेटिव पेरेंट्स से दूर जब रहने आते हैं तो अपनी नीड को पूरा करने के लिए वो रिलेशनशिप में आते हैं। और क्या होता है ना कि इन जो रिलेशनशिप्स का रिज़ल्ट है, इनका कंक्लूजन है, वो क्या होता है, हार्ट ब्रेक होना और एक दूसरे को चीट करना, धोखाधड़ी, एंड वही कंक्लूजन यही निकलता है। लास्ट में कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है अगर बात लड़की की आ जाए तो। और कुछ गिने चुने ही 1-2% ऐसे होते हैं जिनका रिज़ल्ट और जिनकी एंडिंग हैप्पी एंडिंग होती है, एक दूसरे के लिए सच में ट्रू फीलिंग्स होती है। पर ये सिर्फ कुछ केसेस में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ राइटर फिर से उसी लड़की के टॉपिक पे आ जाती है, इन सब बातों को साइड में करके वो फिर से उसी लड़की के टॉपिक पे आती है कि एक रात को उस लड़की ने बहुत हिम्मत जुटाई, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद बहुत हिम्मत जुटा के उसने कॉल किया अपने घर वालों को, उनको कन्फेस किया कि मैंने गलती की, मेरे से ऐसा ऐसा हुआ, अब मुझे माफ़ कर दो। फिर उसके बाद क्या होता है, उसी के अपने पेरेंट्स से कन्फेशन के बाद कुछ मिनट्स के बाद ही वो सेकंड फ्लोर की बालकनी से नीचे जंप कर लेती है। अब ये उसने इतना मतलब सोचने का समय ही नहीं लिया, मतलब वो सिर्फ कूद ही गई। अब उसने इतना सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं लिया कि मैं सेकंड फ्लोर से कूद तो रही हूँ, पर जंप करने के बाद मैं मरूंगी नहीं, बल्कि मुझे इंजरी हो जाए, क्योंकि सेकंड फ्लोर इतना कोई ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं है कि कोई गिर के मर जाए। तो बदले में उससे क्या होगा, इतनी इंजरीज हो जाएगी, हो सकता है मरने से भी ज़्यादा बदतर उसकी लाइफ बन जाए, चल फिर ना पाए, इतना बुरी तरीके से उसकी इंजरी हो जाए, बोन इंजरी हो जाए। ये तो डेथ से भी ज़्यादा भयंकर था, पर उसने सोचा ही नहीं, वो सिर्फ कूद गई। तो मुझे जब ये बात पता लगी हॉस्टल में, जब ये बात आई कि उस लड़की ने बालकनी से कूद के जान देने की कोशिश की, तो मैं वहाँ बालकनी पे उसी स्पॉट पे आती हूँ। जब मैं बालकनी से नीचे की तरफ को देखती हूँ तो वहाँ पे मुझे कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि उस लड़की को हॉस्पिटल में ले जा चुके थे और वहाँ पे मुझे बस एक अकेला सैंडल पड़ा हुआ मिलता है। अब मैं बालकनी से खड़े होकर नीचे की तरफ देख रही थी ना, तो मुझे वो, मैंने एक इमेजिनेशन किया कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, तो वो देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, इमेजिन करके डर गई थी। कुछ दिनों के बाद वो लड़की हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है, इंजरीज़ के साथ, बोन इंजरीज़ के साथ, कुछ फेस पे उसके मार्क्स आ चुके थे, मतलब नीचे गिरी थी, ऑफ कोर्स उसको चोट भी आई होगी। तो उसके मतलब उसकी मम्मा उसका ध्यान रखती है। थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो फिज़िकल और मेंटली ठीक होने की कोशिश करती है, फिज़िकल बॉडी उसकी रिकवर हो रही थी, और वो धीरे धीरे फिर वो चलना भी शुरू करती है अपनी मम्मी की हेल्प से, उसकी मम्मी उसको हेल्प करती है चलने में, और उसके जो चोट के निशान थे ना, वो भी धीरे धीरे फेड होने लगते हैं। और इसी तरह ये इंसिडेंट भी हमारे गॉसिप का जो एक मसालेदार न्यूज़ बनी हुई थी ना, ये गॉसिप, ये इंसिडेंट भी हम अपने माइंड से निकालते जा रहे थे, फेड होता जा रहा था। तो बहुत कुछ ही टाइम के बाद जो वो लड़की थी ना, और वो इंसिडेंट हमारे लिए बस एक र्यूमर बन के रह गया, जो कि अब पुराना हो चुका था। अब वो र्यूमर रिप्लेस हो गया किसी और फ्रेश और स्पाइसी गॉसिप में। और कुछ दिन बाद मतलब हम उस लड़की के बारे में बिल्कुल ही भूल चुके थे कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ भी था, ऐसा हुआ, और हम अलग अलग नई नई गॉसिप्स में इन्वॉल्व होते गए। हम उस लड़की के साथ ना बैठते नहीं थे, उसको देख के दूर चले जाया करते थे।
हम जहाँ वो बैठी होती थी वहाँ से उठ के चले जाया करते थे और क्या कहते थे एक दूसरे से, चलो भाई इसको अकेले कोई हैंडल करने दो, कौन सा हमारी सिचुएशन है, हमारी नहीं है ना, ये अपनी सिचुएशन इसने क्रिएट की है, खुद ही हैंडल करेगी, हम नहीं इन्वॉल्व होना चाहते। अब मैं जब उस लड़की के बारे में सोचती हूँ तो मुझे उसका फेस भी अच्छे से याद नहीं है, और ध्यान मतलब अगर बात करें तो उसमें उस लड़की का क्या दोष था कि बस इतना ही कि उसने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था उस लड़के पे, और इस ट्रस्ट के लिए उसको इतना बहुत ही बड़ी चीज़ चुकानी पड़ी। वो मेंटली फिज़िकली हमेशा हमेशा के लिए बहुत ही ज़्यादा उसको टॉर्चर सहना पड़ा। और मतलब ये ह्यूमैनिटी कहाँ है? उस लड़के ने शेमलेसली उसकी वीडियो बनाई, और कौन जिम्मेदार है इसका? वो वीडियो उसने वायरल कर दी, उसके पेरेंट्स को इतना सब भुगतना पड़ा, किसी ने भी उसको सिंपैथी नहीं दी, बल्कि उसी के खिलाफ जजमेंट्स किए जा रहे थे कि इसी की गलती है, इसी ने किया होगा, मतलब उसी को ही ब्लेम्स दिए जा रहे थे। और इसमें किसका दोष है? उसके पेरेंट्स का, सोसाइटी का, जो हमारे आसपास रह रही है, जो ऐसे ऐसे इंसिडेंट को सुन के हेल्प करने की बजाय उल्टा 4-5 बातें ऐड करके फैला रहे हैं, किसका दोष है? या उस लड़के का दोष है जिसने बेशर्मी से वीडियो बनाई और अपने फ्रेंड्स को दिखाई? किसका दोष है? हमारा दोष है कि हम देखने के बाद भी हमने उसको सपोर्ट नहीं किया? किसका दोष है ये? पता नहीं किसका दोष है, पर दोष तो है। लेकिन उस लड़की का भी ये पूरी तरीके से उस लड़की का दोष नहीं है जो उसको इतना सब सहन करना पड़ा, इतना सब फेस करना पड़ा। आज इतने सालों बाद मुझे उस लड़की का वो किस्सा नज़र आया, और बेशर्मी की तरह मैं ये कह रही हूँ, मुझे उसका चेहरा तक याद नहीं है, ना ही मुझे उसका नाम याद है। मैं बहुत ही बेशर्मी के साथ ये कह रही हूँ कि मुझे उसका चेहरा नहीं याद है। मुझे बस इतना याद है, वो सेकंड फ्लोर, और वो सेकंड फ्लोर से कूदी, और उस सेकंड फ्लोर से जब वो कूदी और जब मैं वहाँ पर आके मैंने नीचे की तरफ को देखा, तो मुझे बस वो अकेला सैंडल जो यूं ही पड़ा हुआ नज़र आया, मुझे सिर्फ वो याद है, उसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है। ऐसी ही घटना मैं हर दिन न्यूज़पेपर में सुनती रहती हूँ, और 1 या 2 दिन के बाद मैं उन चीज़ों को भूल जाती हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि उस लड़की के इंसिडेंट से हमको एक लेसन मिल गया कि किस तरीके से चीज़ें गलत हो जाती है, किस तरीके से हम किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं तो हमारे लिए वो कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, और किस तरीके से आज ह्यूमैनिटीज़ मरती जा रही है। अगर किसी के साथ कोई सेक्सुअल क्राइम होता है तो कितने लोग हैं जो उसका सपोर्ट करते हैं। ह्यूमैनिटी दिन ब दिन कैसे गायब होती जा रही है। बस उस एक लड़की के इंसिडेंट से मुझे ये लाइफ लेसन देखने को मिला। आज अगर मुझे चांस मिले उस लड़की से मिलने का, तो मैं सिर्फ एक चीज़ करूँगी, उससे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि उस टाइम पे मैं उसके सपोर्ट में नहीं थी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। हमारी ये स्टोरी दैट गर्ल जो दी थी यामिनी जी ने, और वो स्टोरी के माध्यम से यही बताना चाहती थी। वो एक किस्सा था उनके कॉलेज का जो उनको याद आया बहुत सालों के बाद कॉलेज कंप्लीट करने के। वही किस्सा उन्होंने अपनी स्टोरी में बताया है, और लास्ट में वो कहती है कि मैं बहुत ही बेशर्मी के साथ बुरा फील करके, गिल्टी फील करके ये कह रही हूँ कि मुझे उस लड़की का चेहरा भी याद नहीं है। और लास्ट में वो यही कहती है कि यही होता है, विक्टिम तो बन जाती है कोई लड़की, लेकिन उसके साथ में सपोर्ट में कोई नहीं होता है। बस ब्लेम्स और एलिगेशंस लगाने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं कि गलती तो भाई इसी की थी, कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। गलती यहाँ पे किसकी है? हमारे समाज की गलती है जो सपोर्ट नहीं करते हैं। किसकी गलती है पता नहीं। लास्ट में जो हमारी यामिनी जी है वो यही कहती है, अगर आज मुझे वो लड़की मिलेगी तो मैं सिर्फ उस अपने किए गए पे, जो मैंने किया है उसका सपोर्ट नहीं किया, उसको सिंपैथी नहीं दी, उसके साथ नहीं खड़ी हुई, तो मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। और मैं, अगर वो मुझे मिलती है तो मैं उससे माफ़ी मांगना चाहूँगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को सम अप करते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसी नॉवल का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, डिस्कस करेंगे उसको अच्छे से ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस को। एंड थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार दे रहे हो हमारी वीडियोस को। थैंक यू गाइज़।